गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि भाई रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट्स कौन है और हम इनकी स्टडी क्यों करते हैं। तो पहले बच्चे हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। तो बच्चे याद रखना कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक अलग कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी एक अलग कॉन्सेप्ट है। किससे अलग कॉन्सेप्ट है? ये अलग कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल टेरिटरी से। जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल टेरिटरी वो टेरिटरी होती है जहाँ पर आप देखोगे जो मैप में जो लाइन खिंची हुई हैं वो हमारी पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल टेरिटरी होती है किसी भी कंट्री की, बियॉन्ड विच वी कैन नॉट ऑपरेट इजीली। इन स्पाइट ऑफ दैट, इकोनॉमिकल टेरिटरी क्या है? एक अलग कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह, कुछ ऐसे स्थान जो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं जबकि वो इंडियन पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर नहीं आते। ऐसी भी जगह हो सकती हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर आती हैं बट वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर नहीं की जाती। इसके अलावा बच्चे अगर हम बात करें कि देखो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर वेस्ट गुजरात से लेकर के ईस्ट 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। इसके अलावा जो आप देखोगे जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है, यानी कि किसी भी जहाँ पर हमारी लैंड ख़त्म होती है उससे 12 नॉटिकल माइल तक, या फिर ऐसे कुछ द्वीप या कुछ ऐसे आइलैंड जो कि इंडियन पॉलिटिकल टेरिटरी में आते हैं, ये क्या हैं? ये सभी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हैं। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं बच्चे। फॉरेन एम्बेसी स्टे इन इंडिया, सिचुएटेड इन इंडिया इन दिल्ली इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, जबकि इंडियन एम्बेसी एनीवेयर इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ए पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। आप देखिए कि टेरिटोरियल वाटर की बात करें, बहुत सारे मछुआरे होते हैं जो कि मछली पकड़ने पानी में जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पर हमारी कमांड है, हम हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी में भी आते हैं वो, और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में भी आती हैं। तो बच्चे अगर डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स द प्लेस वेयर आवर पीपल, आवर गुड्स एंड आवर कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, बिना किसी रुकावट के, जहाँ हमारे 3 चीज़ें, हमारे लोग, हमारे गुड्स और हमारे जो कैपिटल है, पूंजी जो है, वो सर्कुलेट हो सके बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी रुकावट के। ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? ऐसे पार्ट को हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानते हैं, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो। और इसके अलावा जो रेस्ट बच जाता है उसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है। ठीक है सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी? बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि आप देखिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। आपने एक कॉमन सा वर्ड सुना होगा, खूब सुना होगा, जीडीपी। जीडीपी ये क्या है? जीडीपी क्या समझते हैं हम जीडीपी से? जीडीपी क्या है सर? जीडीपी गिर गई, होती क्या है जीडीपी? तो बच्चे जीडीपी बेसिकली टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज नोन एज जीडीपी ऑफ द सेम कंट्री। मतलब कहने का ये है, जीडीपी क्या है? जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा या एक देश की जो आर्थिक सीमा है उसके अंदर एक वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल बाजार मूल्य को ही हम जीडीपी कहते हैं। कुल बाजार मूल्य को ही क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो और देखिए जीडीपी का मतलब, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, कि जीडीपी रेफर्स टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी इन ए फाइनेंशियल ईयर और इन ए अकाउंटिंग ईयर इज नॉन एज जीडीपी। तो पहले हमें डोमेस्टिक टेरिटरी पता होगा तभी तो हम जीडीपी समझेंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी
हमें समझ में आई। अब हम बात करते हैं रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। सर ये क्यों पढ़ते हैं बच्चे? नेशनल इनकम एक कॉन्सेप्ट है, और नेशनल इनकम क्या है? राष्ट्र की आय। और राष्ट्र किससे बनता है? लोगों से बनता है। तो कहता है कि जो इस देश के रेजिडेंट हैं उनके द्वारा कमाई गई इनकम को ही हम नेशनल इनकम कहेंगे। यानी कि द इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द इंडिया इज earned by the residents of India is national income of India in a financial year। अब यहाँ पर एक और बात समझने की जरूरत है कि बच्चे सिटीजनशिप एक अलग कॉन्सेप्ट है, रेजिडेंशियलशिप एक अलग कॉन्सेप्ट है। इंडियन सिटीजन में भी हो सकता है कि वो नॉन रेजिडेंट हो, और फॉरेन सिटीजन एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नागरिकता बाहर की है, वो हो सकता है इंडियन रेजिडेंट हो। सर ये क्या है और समझाइए बच्चे। इंडियन रेजिडेंट्स कौन हैं? तो इंडियन रेजिडेंट्स की अगर हम बात करें या किसी भी देश के रेजिडेंट्स की बात करें, इकोनॉमिक एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, तो मैं एक इंडिया के रिगार्डिंग में बता रहा हूं आपको। ए पर्सन हु स्टे इन इंडिया मोर देन 365 डे इन ए फाइनेंशियल ईयर एंड इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाई विद इंडिया इज कंसिडर एज ए इंडियन रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स कौन है दोबारा समझिए। रेजिडेंट इज एन इंडिविजुअल हु स्टे इन एनी कंट्री एंड इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई ऑल्सो विद द सेम कंट्री, ही इज कंसिडर्ड द रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। तो बच्चे रेजिडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो रेजिडेंट्स क्यों हमने पढ़ा? क्योंकि हम जान सकें कि भाई रेजिडेंट्स के द्वारा देश के अंदर जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा अर्न की गई इनकम को ही हम उस देश की इनकम कहते हैं। इसलिए हमें जानना है कि भाई रेजिडेंट्स कौन है। तो हमें समझ में आया कि रेजिडेंट्स एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी देश में 365 दिन से ज़्यादा रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में है, तो वो उस देश का रेजिडेंट्स माना जाएगा। सर ये तो जनरल रूल हो गया, कुछ एक्सेप्शन वगैरह? हाँ बच्चे, एक्सेप्शंस होती हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन सोवरेन reside in India more than 365 days but they consider non-resident for India, and Indian sovereign, Indian diplomats, Indian ambassador anywhere in rest of the world consider Indian residents. A person who came from abroad in India for education पर्पज और मेडिकल ट्रीटमेंट, ही इज ऑल्सो कंसिडर नॉन रेजिडेंट। ये भी एक्सेप्शन है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी व्यक्ति जो इंडिया में आया है, किस लिए आया है? या तो मेडिकल इलाज कराने के लिए आया है या शिक्षा के लिए आया है, उसको भी हम क्या मानते हैं बच्चे? नॉन रेजिडेंट मानते हैं। इसके अलावा बच्चे रेजिडेंट की बात अगर हम करें तो रेजिडेंट केवल एक इंडिविजुअल ही नहीं है, एक पर्सन ही नहीं है, इंस्टीट्यूशंस पर भी ये अप्लाई होता है, कंपनियों पर भी ये अप्लाई होता है। बेटा एक और चीज देखना, इंडियन आर्मी ट्रुप दुनिया के किसी भी देश में शांति स्थापित करवाने गई। इंडियन ट्रुप एनीवेयर इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन रिगार्डिंग टू मेंटेन पीस इन दैट कंट्री क्या माना जाएंगे? इंडियन रेजिडेंट्स माने जाएंगे। एक एयरक्राफ्ट जो कि जापान से इंग्लैंड उड़ता है बट उसका ऑनर कौन है? वो इंडियन रेजिडेंट्स है, तो वो भी क्या माना जाएगा? जो उससे जो अर्न की गई इनकम है वो भी क्या मानी जाएगी? वो रेजिडेंट्स कंसीडर किया जाएगा और उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। चलिए सर, मान लो बेटा कि मैं अगर बात करता हूं कि मिस्टर एक्स एक फॉरेन सिटीजन है, वो इंडिया में आते हैं, किसी कारण से आते हैं और 365 दिन से ज़्यादा इंडिया में रह जाते हैं और यहाँ पर आकर के कुछ काम वाम करने लगते हैं। क्या वो इंडियन रेजिडेंट्स माने जाएंगे? बिल्कुल माने जाएंगे बच्चे। क्या वो एक्सेप्शन में आते हैं? नहीं सर, वो एक्सेप्शन में नहीं आते।
अगर मान लीजिए मैं कहीं विदेश में चला जाता हूं, मैं इंडियन सिटीजन हूं और 365 दिन से ज़्यादा मैं बाहर रहता हूं, तो मैं इंडियन सिटीजन तो हूं, बट मैं क्या माना जाऊंगा, नॉन रेजिडेंट्स माना जाऊंगा, अनटिल अनलेस कि क्या नहीं आए, हम एक्सेप्शन में नहीं आए, तो जनरल रूल हम पे अप्लाई होगा। इसके अलावा बच्चे बॉर्डर वर्कर होते हैं। बॉर्डर वर्कर कौन होते हैं, जो डेली बेसिस पे अपने काम धंधों के सिलसिले में बॉर्डर को क्रॉस करते हैं डेली बेसिस पे। तो उसके रिगार्डिंग में कहा गया कि जो जिस देश का सिटीजन है उसी देश का रेजिडेंट्स भी कंसिडर किया जाएगा। तो बच्चे रेजिडेंट्स, हम अब आपको पता चल गया होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि रेजिडेंट्स द्वारा कमाई गई इनकम को ही हम देश की इनकम कहते हैं, और जो इनकम नॉन रेजिडेंट्स द्वारा अर्न की गई है उसको हम क्या है, देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है जी, थैंक यू बेटा।